तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बीएसई और एनएसई की वीकली एक्सपायरी के दिन तय किए जा चुके हैं। सेबी ने दोनों एक्सचेंजों की वीकली के एक्सपायरी के दिन तय कर दिए हैं। एनएसई की वीकली एक्सपायरी मंगलवार को होगी, जबकि बीएसई की एक्सपायरी का दिन गुरुवार तय किया गया है। इस खबर पर पूरी जानकारी अब लेते हैं यतिन मोहता से। तो यतिन, बताएं पूरा फैसला क्या लिया गया है सेबी की तरफ से और इसका क्या असर देखने को मिलेगा। तो ये अब औपचारिक हो चला है। सेबी ने एनएसई को मंगलवार और बीएसई को गुरुवार ये अपने वीकली और मंथली एक्सपायरी डेज दे दिए हैं। बहुत दिनों से यहाँ आपको चेंजेस होते हुए नजर पड़ रहे थे। 15 जून को आखिरी डेट थी जहाँ सेबी ने जो है प्रेफरेंस ऑफ डेट और डे मंगाए थे दोनों ही एनएसई और बीएसई से। और अब जो एनएसई से स्टेटमेंट आ रहा है, बीएसई से स्टेटमेंट आ रहा है, इससे बहुत क्लियर हो गया है कि एनएसई अब ट्यूसडे को ऑप्शन एक्सपायरी और एफएनओ एक्सपायरी करेगा मंथली बेसिस पे, और वीकली थर्सडे आपको बीएसई को आवंटित होता हुआ नजर पड़ रहा है। ऑब्वियसली ये स्टैंड पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर पता होगा थोड़े दिनों पहले एनएसई ने अपनी एक्सपायरी डे मंडे को शिफ्ट किया था। फिर रेगुलेटर ने फिर से एक बार दोनों एक्सचेंज के बीच में एक समन्वय का माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन उस पर बात नहीं बनी, तो ऑफिशियली जो है वो एप्लीकेशंस मंगाई थी। तो अब ये बहुत क्लियर हो गया है कि ट्यूसडे है वो एनएसई का है और बीएसई के लिए गुरुवार है। बीएसई के शेयर धारकों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ब्रोकरेजेस के हिसाब से ऑप्शन टर्नओवर पे लगभग 15 से 20% का एक नेगेटिव असर पड़ता हुआ नजर पड़ सकता है, और इसके वजह से ओवरऑल अर्निंग्स या एबिटा हो उस पर 7 से 8% का एक नेगेटिव इंपैक्ट होता हुआ नजर पड़ सकता है। बीएसई का शेयर अपने ऑल टाइम हाई के करीब है, और कहीं ना कहीं अगर हम बीएसई की बात करें तो यहाँ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, क्लियरली बीएसई को एक डिसएडवांटेज, क्योंकि अब एक्सपायरी इनकी गुरुवार को है, और एनएसई को एडवांटेज, क्योंकि मंगलवार को अब इनकी मंथली और वीकली एक्सपायरी होती हुई नजर पड़ेगी। शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के लिए। तो वीकली एक्सपायरी पर सेबी के फैसले पर हमने एनएसई के सीबीडीओ श्रीराम कृष्णन से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। श्रीराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज से बातचीत करने के लिए। और ये जो डिसीजन सेबी ने लिया है, ये आपको ईमेल के द्वारा जानकारी आ गई है ऑफिशियली कि आपको मंगलवार का दिन आवंटित हुआ है एक्सपायरी डे को लेके? हाँ जी सर, हमको सेबी से हमको इन्फॉर्मेशन आया है कि हमको ट्यूसडे का परमिशन मिल गया है जी। और श्रीराम जी, ये कब से आपको लगता है आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे? क्या नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आप वीकली ऑप्शंस मंगलवार को कर पाएंगे? मतलब ट्यूसडे का जो डे आपको अलॉट हुआ है स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक, क्या ये इंप्लीमेंट करना चाहेंगे आप? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 कॉन्ट्रैक्ट अभी चालू है। एक जून का है, एक जुलाई का है और एक अगस्त का है। अभी बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने ऑलरेडी पोजीशंस लिए होंगे इन 3 कॉन्ट्रैक्ट्स में, जहां पे एक्सपायरी डे थर्सडे है। तो हम इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स को कंप्लीट होने देंगे, और 1 सितंबर 1 से अपना एक्सपायरी डे ट्यूसडे हो जाएगा। ओके, सो ये मंथली और वीकली दोनों ट्यूसडे होने का मतलब है कि जो आपके थोड़े लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहां भी मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, या ये 3 कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही आपको एक इम्प्लीमेंटेशन करने का मौका मिल जाएगा सर? सर, जो लॉन्ग टेनर कॉन्ट्रैक्ट्स का आप बात कर रहे हैं, उनमें से आप देखेंगे तो ज्यादा ओआई कुछ है ही नहीं। ओआई तो 3 महीने तक ही रहता है जनरली। और 3 कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड हैं। तो हम ये 3 कॉन्ट्रैक्ट्स के नंबर्स देखे हैं, और हमको लगता है कि ये इतना 90 डेज का लगभग 3 कॉन्ट्रैक्ट्स को हमने अगर कवर कर लिया तो ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो शायद लिक्विडिटी भी बढ़ेगी सर, और वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे, राइट? बिल्कुल, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अगर फायदा होता है तो वो और शायद इसका इसका ये एडवांटेज लेंगे। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीराम जी, आपकी इनिशियल कमेंट्स इस पर्टिकुलर इवेंट पे हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इजराइल और ईरान के बीच गहराते युद्ध की। दोनों देशों के एक दूसरे पर हमले जारी है। तेहरान के ऊपर इजराइल के लड़ाकू विमान मंडरा रहे हैं। मिसाइल और बमों की बारिश हो रही है। इजराइल एक के बाद एक ईरान के कमांडरों को ढेर कर रहा है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त ट्रंप पर टिकी है, जो समय से पहले G7 समिट से निकल गए। पूरा अपडेट अब लेते हैं मेरे सहयोगी होरमाज फटाकिया से। तो होरमाज, बताएं पूरा अपडेट क्या है, क्या कुछ चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच?
पहले तो ईरान की अगर बात कर ले तो उन्होंने कहा है कि एक फ्रेश राउंड ऑफ मिसाइल्स उन्होंने छोड़े हैं इजराइल की तरफ, और ये ईरान के न्यूज़ एजेंसी, ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी का बयान था। और परमाणु साइट्स उनके जो है यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ वगैरह है, वहाँ पर इजराइल के ड्रोन्स और यूएवीज को उन्होंने मार गिराया है, ये ईरान की न्यूज़ एजेंसी का दावा है। दूसरी तरफ अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल ने भी, उनके डिफेंस फोर्सेस ने कुछ ही समय पहले एक्स पर यह लिखा था कि इजराइल के आर्मी चीफ की मिसाइल हमले में मौत हुई है, और ये आर्मी चीफ जो है उन्हें नया अपॉइंट किया गया था पिछले आर्मी चीफ की मौत के बाद। अली शादमानी जो है उनकी मिसाइल हमले में मौत हुई, और अली शादमानी इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि वो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी के सबसे करीबी जो है मिलिट्री सलाहकार थे। ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बयान आया है, और साथ ही साथ ये भी बयान आया है कि उत्तरी इलाकों में इजराइल के सायरन्स साउंड ऑफ किए गए हैं एक एयरक्राफ्ट इन्फिल्ट्रेशन की वजह से। तो ये इजराइल की तरफ से बयान आए हैं। अब कुछ वक्त पहले आज सवेरे इमैनुअल मैक्रोन ने यह बयान दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप, जो आप कह भी रहे थे कि G7 से जल्दी निकले हैं, वो इसलिए निकले हैं क्योंकि वो एक सीज फायर डील की पे काम करने के लिए वॉशिंगटन दोबारा रवाना हुए हैं। मगर कुछ ही मिनटों बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह लिख दिया कि इमैनुअल मैक्रोन जो है वो पब्लिसिटी के भूखे हैं, और उन्होंने मेरी बात को गलत समझा है, और मैं इसलिए वॉशिंगटन वापस जा रहा हूँ, सीज फायर की वजह से नहीं, पर और बड़े फैसले लेने हैं, इस वजह से मैं यूएस वापस लौट रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बातचीत को लेकर भी सफाई दी है कि मैं वॉशिंगटन पहुंचकर इस बारे में फैसला लूंगा कि ईरान के साथ बातचीत की जानी चाहिए या नहीं। सुबह भी उन्होंने कहा था कि ईरान के पास मौका था डील करने का, मगर उन्होंने डील नहीं करी, तो इसका नतीजा उन्हें भुगतना होगा। अब इजराइल और ईरान के बीच में जो हालात है उसकी वो मॉनिटरिंग करेंगे, और शायद अगर मुलाकात, अगर बातचीत हो तो जेडी वैंस या फिर उनके जो स्पेशल एनवॉय है विटकॉफ जो मिडल ईस्ट के, उन्हें भेजा जा सकता है ईरान के साथ बातचीत करने के लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के वो परमाणु प्रोग्राम का अंत चाहते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरान के पास किसी भी तरह के परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, इस वजह से वो और साथ ही साथ कि वो परमाणु हथियार के बेहद नज़दीक है, जबकि इंटेलिजेंस का ये कहना था कि वो काफ़ी वर्ष अभी दूर है इंटेलिजेंस से एक परमाणु हथियार बनाने से। शुक्रिया हरमास इस पूरी जानकारी के लिए। साथ ही आपको बता दें, ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से भारतीय छात्रों का रेस्क्यू जारी है। अब तक ईरान से 100 से ज्यादा भारतीय छात्रों को निकाला गया है। भारतीय छात्रों को आर्मेनिया के रास्ते निकाला जा रहा है। तो इजराइल ईरान युद्ध और भयंकर होता जा रहा है। G7 को बीच में छोड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन लौट गए हैं और उन्होंने तेहरान खाली करो का ऐलान कर दिया है। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। खाली करो तेहरान, जरूर देखिए शाम 7:57 पर। साथ ही आपको बता दें, G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कनाडा पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। सम्मेलन में विश्व के 7 प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। इसमें कनाडा, जर्मनी, इटली, यूक्रेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। G7 समिट में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शेनबॉम भी मुलाकात करेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और साथ ही आपको बता दें, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से भी प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। अब आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का 2015 के बाद कनाडा का ये पहला दौरा है। अब आपको देते हैं शेयर बाजार का पूरा अपडेट। इजराइल ईरान तनाव से बाजार में काफी नर्वसनेस दिखने को मिल रही है। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 213 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी 93 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ है। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली रही है। पूरा अपडेट दे रही हैं कंचन। तो आज था हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन। अगर आज का ट्रेंड देखा जाए तो नेगेटिव टू न्यूट्रल साइड हमें देखने को मिला है। काफ़ी सारे पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पे आज एक प्रेशर आता हुआ डेफिनेटली दिखाई दिया है, लेकिन फिर भी आईटी सेक्टर ने और साथ में जो डिफेंस सेक्टर है वहां पे अच्छे खासे हमें गेन्स जो हैं वो देखने को मिले। इनफैक्ट आईटी सेक्टर में तो काफ़ी लंबे टाइम से ही एक अच्छी खासी तेज़ी का रुख बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स कौन से रहे हैं आज। टेक महिंद्रा करीबन 2% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है। इन्फोसिस में करीब 1% का इजाफा, एशियन पेंट्स में भी करीबन 1% की तेज़ी, और
मारुति सुजुकी भी आज करीब करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। आगे देखते हैं कि आज निफ्टी के गिरने वाले शेयर्स कौन से हैं। अडानी प्राइसेस में करीबन 2.5% की कमजोरी, डॉक्टर रेड्डीज में करीब 2.25%, इटर्नल करीबन 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। टाटा मोटर्स में तो ये जो कमजोरी है पिछले 2-3 सत्रों से देखी जा रही है, करीबन 2% के लॉसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मिड कैप के गिरने वाले शेयर्स कौन से रहे। हिंदुस्तान जिंक में देखिए करीबन 5.5% का डेंट लगता हुआ नजर आया है। सोना BLW प्रिसीजन की बात करी जाए तो 4% की कमजोरी यहाँ पे भी है। ल्यूपिन में भी करीबन 4% का डाउनसाइड और ऑरबिंदो फार्मा भी करीबन 3% की कमजोरी के साथ आज के सत्र में हमें जो है वो बंद होता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल और समझा जाए तो IT और डिफेंस ने अच्छा किया है, लेकिन बाकी के जो सेक्टर है वहां पे थोड़ा सा पेन रहा है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। देश में आज एक के बाद एक कई फ्लाइट्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कहीं तकनीकी खराबी तो कहीं बम की धमकी की वजह से फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। साथ ही आपको बता दें, आज DGCA ने एयर इंडिया के साथ एक अहम बैठक भी बुलाई है। पूरा अपडेट ले लेते हैं रोहन सिंह से। रोहन हमारे साथ अब लाइव जुड़ गए हैं। तो रोहन बताएं, आज सुबह से हम देख रहे हैं अलग अलग शहरों से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, तकनीकी दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ आज ही DGCA ने एयर इंडिया के साथ अहम बैठक भी बुलाई है। पूरा अपडेट बताएं। जी, आज कम से कम 6 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो सुबह से लेकर जिसने भारतीय एविएशन को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सेक्टर्स पे एक एक करके मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो एयर इंडिया की जो अहमदाबाद लंदन की जो फ़्लाइट थी, वही रूट है जहाँ पे जो फ़्लाइट AI-171 जो क्रैश हुआ था उसे आज कैंसिल कर दिया गया। इसी को रीनेम किया गया है, AI-159 इसे रीनेम करके बनाया गया है। और जो कारण बताया गया है इसके कैंसिलेशन का वो ये है कि इन्हेंस्ड जो सिक्योरिटी चेक्स DGCA ने ऑर्डर किया है उसकी वजह से ये विमान अवेलेबल नहीं था उड़ान के लिए। और साथ ही एक और कारण बताया गया कि जो एयर स्पेस ईरान का फिलहाल बंद हुआ है उसका भी इम्पैक्ट इस पर बताया गया। और इसी का इम्पैक्ट जो इसकी वापसी वाली फ़्लाइट है लंदन अमृतसर जो 17 जून की है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। जो दूसरी फ़्लाइट कैंसिल की एयर इंडिया ने वो है दिल्ली पेरिस की जो फ़्लाइट है AI-143। यहाँ पे भी कारण वही बताया गया कि हम इनहैंस सिक्योरिटी चेक के दौरान एक इशू पाया गया, एक टेक्निकल इशू पाया गया जिसको करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से ये फ़्लाइट को रद्द करना पड़ा। इसके अलावा एयर इंडिया की दिल्ली से दुबई फ़्लाइट भी कैंसिल हुई है। सैन फ्रांसिस्को से जो मुंबई फ़्लाइट आ रही थी वहाँ पे जब कोलकाता ट्रांजिट था उस दौरान उसके लेफ़्ट इंजन में एक समस्या पाई गई, जिसके बाद उसे करेक्ट किया गया और सारे जो पैसेंजर्स हैं उन्हें कोलकाता में जो है डीप्लेन किया गया। इसके अलावा इंडिगो की एक फ़्लाइट थी मस्कट से कोची आ रही, वहाँ पे उसे फ़्लाइट में बम की धमकी मिली और उसके बाद उसे नागपुर में इमरजेंसी उसकी लैंडिंग कराई गई। सभी यात्रियों को निकाला गया। जब सुरक्षा जांच की गई तो कुछ ऐसा पाया नहीं गया, कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया, लेकिन इससे पूरा जो है वो प्रभावित हुआ। इसके अलावा इंडिगो की एक फ़्लाइट में काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस की खबर आ रही है। गोवा से लखनऊ की खबर है, वहाँ पे हालांकि किसी को कोई चोट नहीं पहुँची है, लेकिन इसने भी प्रभावित किया। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक हुई। DGCA ने एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस दोनों के जो अधिकारी हैं CEO कैंपबेल विल्सन उनको बुलाया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से आलोक सिंह है उनको बुलाया और जो पूरा जो सिक्योरिटी इनहैंस सिक्योरिटी चेक जो ऑर्डर किया गया उसका स्टेटस मांगा गया, उस पर बातचीत की गई और ये जो टेक्निकल ग्लिचेस हो गए हैं उस पर भी उनको एक रिपोर्ट देने को कहा गया। अभी तक जो रिपोर्ट हमारे पास है कि कल तक यानी कि बुधवार को लगभग जो कुल मिला के जो 33 प्लेन्स को जो इनहैंस सिक्योरिटी चेक में डालना है उनमें से 28 का काम पूरा हो जाएगा और जो बाकी 5 हैं उन्हें बाद के दिनों में रखा जाएगा क्योंकि ये शेड्यूल मेंटेनेंस के लिए गए हुए हैं। जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। साथ ही आपको बता दें, एयर इंडिया प्लेन दुर्घटना में हर मृतक परिवार को टाटा समूह की तरफ से 1 करोड़ और एयर इंडिया की तरफ से 25 लाख रुपए का मुआवजा तो मिलेगा ही। इसके अलावा जिनके पास निजी बीमा पॉलिसी है उन्हें भी तुरंत क्लेम की रकम मिल सके, इसके लिए LIC समेत कुछ बीमा कंपनियों ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल में कैंप लगाया है। देखिए केतन जोशी की ये रिपोर्ट। प्लेन दुर्घटना में प्रत्येक मृतक को टाटा समूह 1 करोड़ और एयर इंडिया की ओर से मृतक और घायलों को 25-25 लाख का ऐलान किया है। उसके अलावा जिनके पास निजी पॉलिसी है उनको भी यहाँ जल्दी से जल्दी क्लेम उनका सेटलमेंट हो जाए। तो LIC समेत कई लोगों ने यहाँ पर अपना एक स्टॉल भी खोला है। तो आइए हम बात करते हैं LIC अफसर से। सर बताइए कि टोटल हमारी लायबिलिटी कितनी बनेगी और अब तक कितने आइडेंटिफाई हुए हैं? जैसे कि अभी तक इंटीमेशंस हमें आई नहीं है कुछ ज़्यादा,
और यहाँ पे जो हमने 3 दिन से लगातार डेस्क लगाकर देखा है तो कुछ रिलेटिव्स हमें मिले हैं और हम कुछ तक पहुंचे तो हमको 3 व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन हुई है और उसमें 5 पॉलिसीज इन्वॉल्व है। सम एश्योर्ड लगभग 15 लाख के करीब सम इन्वॉल्व है। तो ये अभी तक का हमारा यहाँ है, लेकिन जैसा कि हमारा एक मोटा अंदाज है कि LIC का जो एक्टिविटीज़ है और क्लाइंट बेस है और जो हादसे में मारे गए हैं उनका प्रोफाइल नेटवर्थ वगैरह देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कुछ 15 से 20 करोड़ की लायबिलिटीज आने की संभावना है। ये कम और ज़्यादा हो सकती है, सिर्फ मेरा अंदाज है। तो बिल्कुल लगातार LIC समेत सारी बीमा कंपनियां प्रयासरत रहे कि जो भी इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर है और जिनकी जान इस हादसे में गई है उनको उनके क्लेम का जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाए। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपके सफर को आसान बना सकता है, लेकिन कैसे? फ्लाइट कैंसिल होने से लेकर मेडिकल इमरजेंसी तक किस तरीके से आप ट्रैवल इंश्योरेंस का फायदा उठा सकते हैं, इस पर ही देखिए शाम 6:27 पर हमारा स्पेशल शो ट्रैवल रिस्क इंश्योरेंस करेगा फिक्स। मनी कंट्रोल सुपर प्रो आपकी निवेश और ट्रेडिंग यात्रा में एक स्मार्ट एज देगा। सुपर प्रो की एक शानदार खूबी अल्फा जनरेटर्स हैं। इसके तहत अम्बरीश बालिका और नरेश मिरानी समेत दिग्गज सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आपको लाइव ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आइडियाज देंगे। तो दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को सुपर पावर और सब्सक्राइब करिए मनी कंट्रोल सुपर प्रो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश भर में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने पुणे, सतारा और रायगढ़ के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात के कई जिले बारिश की वजह से भयंकर देख रहे हैं आप, जो यहाँ पर स्थिति है वो दिखाई दे रही है। भावनगर जिले में स्कूली बच्चे कमर तक पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, बिहार, झारखंड समेत 14 राज्यों के लिए मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो इस साल मॉनसून ने चाहे जल्दी दस्तक दे दी हो, लेकिन अभी भी कई दक्षिणी राज्यों में बारिश की कमी देखने को मिल रही है। लिहाजा अनियमित मॉनसून के चलते बुआई में देरी हो रही है। तो इसका असर क्या होगा, बता रहे हैं असीम मनचंदा। वैसे तो मानसून अक्सर 1 जून के आसपास केरल तट पर दस्तक देता है, लेकिन इस साल मानसून 8 दिन पहले ही केरल पहुंच गया था। उसके बाद कई राज्यों में मानसून की बारिश भी देखने को मिली, लेकिन 29 मई के बाद मानसून ब्रेक पर चला गया। 10 से 12 दिनों के अंदर मानसून ने ब्रेक लिया और उसके बाद अब फिर मानसून सक्रिय हो गया और काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस वक्त मानसून ने गुजरात और महाराष्ट्र को ऑलरेडी कवर कर लिया और कुछ दिनों में जल्दी ही पूरे भारत को कवर कर लेगा। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कि मानसून की बारिश में हमें कमी देखने को मिल रही है। केरल है, कर्नाटक है, मराठवाड़ा है या विदर्भ है। इन रीजन में कई ऐसे जिले हैं जहां पर कि मानसून की बारिश में 50% तक की कमी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो दाल है या तिलहन है उसकी बुआई भी काफी पिछड़ी हुई दिखाई हमें पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने इस बार अनुमान जताया था कि जो मानसून है वो इस बार सामान्य से ज्यादा रहेगा और बारिश सामान्य से भी ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी एक बार फिर से कंसर्न है कि किस तरह से अनियमित मानसून है जिसकी वजह से किसानों की बुआई पिछड़ रही है। हालांकि ये भी उम्मीद है कि मानसून इस बार जल्दी ही रिकवर कर लेगा और सभी राज्यों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी और चिंताएं जो है किसानों की वो दूर हो जाएंगी। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। सोशल मीडिया पर आजकल मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स को लेकर एड्स की भरमार है, पर क्या सिर्फ सप्लीमेंट्स ही हेल्दी रहने का नया मंत्र है या फिर नेचुरल तरीके से इसकी पूर्ति करना ज्यादा सही है? इसी पर ही खास चर्चा आज हम कंज्यूमर अड्डा में करेंगे शाम 5:57 पर। जरूर देखिए।